हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 20 हमारा फिनिश हो चुका है और पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के और वन लाइनर क्वेश्चंस भी पढ़ लिए थे। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, तो उठा लेंगे आप अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ में हल करते रहेंगे इस पार्ट के लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या 21, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत के जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ने की जो परियोजना है उसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से जानते हैं। और बच्चों, इसकी शुरुआत की थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत देश के 4 महानगर, ठीक है बच्चों, देश के 4 महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 व 6 लेन वाले राजमार्ग से जोड़ा जाना है। यह योजना 5,846 किलोमीटर लंबाई की है और इसके निर्माण के बाद महानगरों के बीच की समय, दूरी व यातायात की लागत बहुत ही कम हो गई है। ठीक है बच्चों, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, इसके साथ ही आप उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 22। आंतरिक जल परिवहन के विकास में आने वाली बाधाओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। बच्चों, हम जानते हैं कि जो देश के नदी और जो नहरें होती है उनका उपयोग हम देश के आंतरिक जल परिवहन के लिए करते हैं, लेकिन बच्चों, इन मार्गों को उपयोग में लाने के साथ ही इनमें कठिनाइयां भी उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि कौन कौन सी कठिनाइयां उपस्थित होती है। बच्चों, लिखेंगे आप, देश के भीतर स्थित नदियों, सागरों आदि के मध्य होने वाले परिवहन को आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है। बच्चों, सबसे पहली बाधा आती है कि नदियों का मौसमी स्वरूप। बच्चों, भारत में ऐसी बहुत कम नदियां हैं जो 12मासी है। और बच्चों, यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की ज़्यादातर नदियां कैसी है, मौसमी नदियां ही हैं। ऐसी स्थिति में उनमें साल भर जो नौकागम्य वो नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, दूसरा है जल स्तर में होने वाला परिवर्तन। बच्चों, मॉनसून के समय तो इनका जल स्तर अच्छा होता है, नदियों का जल स्तर अच्छा होता है, लेकिन जब गर्मियां आने वाली होती है तब इनमें जल स्तर कम होने लगता है। तीसरा बच्चों, नदियों में अवसादों की समस्या। जी हाँ बच्चों, जब नदियां चलती है तो अपने साथ में नद्य भार भी लेकर चलती है और इसीलिए नदियों में अवसादों की, यानी कि जो गाद की मात्रा होती है, मिट्टी की मात्रा होती है, वो जमा हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में जो नदियां होती है वो नौकागम्य नहीं रहती है। अगली समस्या है नदियों के मार्ग में आने वाले जलप्रपात। जी हाँ बच्चों, जलप्रपात यानी कि झरने मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। सदावाहिनी नदियों से नहरें निकालने से जल की कमी होना। बच्चों, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में सिंचाई की व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, जो प्राइमरी मोटिव है नदियों से वो क्या है, सिंचाई का है। इसीलिए सिंचाई के लिए नदियों से पानी ले लिया जाता है और जो नदियों का जल स्तर है वो कम हो जाता है। इसीलिए साल भर सदावाहिनी नदियों में भी जो नदियाँ होती हैं वो नौकागम्य नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। पाइपलाइन में किन किन वस्तुओं का परिवहन संभव है। बच्चों, हम सदा से ही सुनते आए हैं कि पाइपलाइन के माध्यम से जल का परिवहन किया जाता है, लेकिन बच्चों आजकल खनिज तेल का और बच्चों लोहा अयस्क को भी तरल अवस्था में लाया जाता है और उसका परिवहन भी पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में। पाइपलाइन परिवहन का एक नया साधन है। इसके द्वारा जल परिवहन तो पहले से ही होता था। वर्तमान में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा तरल लोह अयस्क व तरलीकृत कोयले का परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो नए नए आयाम ऐड होते जा रहे हैं। तो बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। बोट को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, बोट क्या होता है? बोट के अंतर्गत 3 लेटर्स का उपयोग किया गया है, BOT। तो B का मतलब होता है बिल्ट, O का मतलब होता है ऑपरेट और T का मतलब होता है ट्रांसफर।
बच्चों वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। लेकिन केंद्र सरकार के पास में जब बजट आवंटन कम पड़ जाता है तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य निजी कंपनियों को सौंप देती है। ठीक है बच्चों, तो निजी कंपनियां क्या करती है? निजी कंपनियां राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करती है, यानी कि बिल्ट करेगी। ठीक है बच्चों, और निर्माण कार्य करने के बाद में जब वहां पर सड़क यातायात प्रारंभ हो जाता है तो वहां पर वो टोल प्लाजा की स्थापना करती है। टोल प्लाजा के माध्यम से आने जाने वाले जो यात्री होते हैं उनसे वो टैक्स वसूलती है, जिससे कि उसकी रकम की भरपाई हो सके। ठीक है बच्चों, तो जो निजी कंपनियां अपना पैसा लगाती है उसकी रकम की भरपाई टोल टैक्स से होती है। आने जाने वाले जो यात्री होते हैं वो टैक्स को अदा करते हैं। ठीक है बच्चों, और जब पूरा का पूरा उनकी रकम की भरपाई हो जाती है तो वो सरकार को वो राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रांसफर कर देती है। ठीक है बच्चों, तो बिल्ट किसने किया? निजी कंपनियों ने किया। ऑपरेट भी किसने किया? निजी कंपनियों ने किया। और जब उनकी रकम की पूरी भरपाई हो जाती है तो क्या कार्य होता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसको? गवर्नमेंट को कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं इसके बारे में हम। BOT से अभिप्राय है, इसे अंग्रेजी में BOT कहते हैं, अर्थात बिल्ट यानी कि बनाओ, ऑपरेट यानी कि चलाओ, और ट्रांसफर यानी हस्तांतरित करो। ठीक है बच्चों, इस योजना के अंतर्गत देश के प्रमुख सड़क मार्गों तथा पुलों के निर्माण का उत्तरदायित्व निजी कंपनियों को सौंपा गया है। ये कंपनियां मार्गों व पुलों आदि का निर्माण करती है, रखरखाव करती है और एक निश्चित समय तक स्वयं करती है और टोल टैक्स वसूलती है। ठीक है बच्चों, और इस टैक्स के माध्यम से ही इन कंपनियों को जो इन्होंने निर्माण लागत लगाई है वो पूरा वसूल लेती है। ठीक है बच्चों, एक निश्चित अवधि के बाद जब इन कंपनियों की निर्माण लागत की वसूली टोल टैक्स द्वारा हो जाती है तो सड़क मार्ग अथवा पुल को सरकार को ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि बिल्ट किसने किया? निजी कंपनियों ने किया। ऑपरेट भी किसने किया? निजी कंपनियों ने किया। और अंत में ट्रांसफर हो जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, कोंकण रेल मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों हम जानते हैं कि जो भारत का पश्चिमी तट है वहाँ पर पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी तट पर स्थित पहाड़ियाँ, इन पहाड़ी स्थानों पर जो रेलवे मार्ग बनाना था बहुत ही कठिन कार्य था। और बच्चों ये सब किसकी मदद से हो पाया? भारतीय इंजीनियरों की मदद से हो पाया। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम कोंकण रेल मार्ग के बारे में। केंद्र सरकार की यह परियोजना मार्च 1990 में प्रारंभ हुई थी और इसका निर्माण कोंकण रेलवे निगम के लिमिटेड द्वारा 26 जनवरी 1991 को पूरा कर लिया गया था। ठीक है बच्चों, इस योजना के अंतर्गत पश्चिमी तट के लगभग समानांतर महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से कर्नाटक के मंगलोर स्टेशन तक 760 किलोमीटर लंबाई की बड़ी रेलवे लाइन बनाई गई है। जहां बच्चों बहुत ही कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत इस रेलवे लाइन का निर्माण किया है भारतीय इंजीनियरों ने। मार्ग में 2000 पुल हैं, जिसमें से 179 बड़े हैं और 91 सुरंगें हैं, और एक सुरंग महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिले में है जिसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। शरावती नदी पर इस रेल मार्ग में एक पुल की लंबाई है 2065.8 मीटर, यानी कि करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा ये पुल है। ठीक है बच्चों, तो कोंकण रेलवे जो है वो भारतीय रेलवे के लिए एक मिसाल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 और यह है निबंधात्मक प्रश्न। भारत में सड़क परिवहन की लोकप्रियता के कारणों एवं विकास पर एक लेख लिखिए। बच्चों भारत में सड़क परिवहन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और ये ऐसे ही लोकप्रिय नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले तो लोकप्रियता के कारणों को लिखेंगे और फिर इसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो भारत में सड़क परिवहन की लोकप्रियता के कारण हम बताएंगे, जैसे कि डोर टू डोर सर्विस कौन प्रोवाइड करवा सकता है? सड़क परिवहन के माध्यम से ही हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, रेलवे के माध्यम से या एरोप्लेन के माध्यम से तो हम घर तक कोई सामग्री नहीं पहुंचा सकते। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे इसके बारे में, जैसे कि उपभोक्ता के घर तक पहुंच होती है, इसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है, कृषि विकास में सहायक है, लचीलापन है, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन आसानी से किया जा सकता है, सड़क निर्माण और मरम्मत का खर्च अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा कम होता है, और बच्चों कम दूरी के लिए यह आदर्श परिवहन होता है।
युद्ध हो या अकाल हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा, जो सड़क परिवहन है वो सदैव ही उपयुक्त रहता है। ठीक है बच्चों, और ग्रामीण भारत के समुचित विकास हेतु ये सर्वप्रिय साधन है और लघु से वृहत उद्योगों के विकास में भी ये सहायक है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसकी लोकप्रियता के कारण आप लिखेंगे और फिर बच्चों दूसरी हेडिंग डालेंगे और भारत में सड़क परिवहन के विकास के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से 5000 से 8000 वर्ष पूर्वी भारत में पक्की सड़कें थी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जो सम्राट हैं उनके समय भी सड़कें विकसित अवस्था में थी। 700 ईस्वी में जब चीनी यात्री आए थे ताओसन, उन्होंने भारत और चीन के मध्य 3 मुख्य व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया था। और बच्चों इनमें से सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो आता है शेरशाह सूरी का, जिन्होंने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई यानी कि जीटी रोड। ठीक है बच्चों, और आप बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी जीटी रोड की शाखाओं का निर्माण कराया, वर्तमान में सड़क मार्गों की कितनी लंबाई है। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपने निबंधात्मक प्रश्न को और भी समृद्ध बनाएंगे। देखते हैं अगला निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 27, भारत में वायु परिवहन के विकास की अपार संभावनाएं हैं, कथन को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप क्या क्या बताएंगे। हमने बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तभी बताए थे कि भारत में वायु परिवहन के लिए अपार संभावनाएं हैं। यदि हम बात करें तो भारत एक विशाल देश है, भारत में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, और भारत एक प्रगतिशील देश है। तो बच्चों देख लेते हैं वो कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे भारत का विशाल आकार और भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर स्थित है। वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम उपलब्ध है। वायुयान निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान भी देश में उपलब्ध है। हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल एवं कठोर भूमि की उपलब्धता भी भारत में है। देश की विशाल जनसंख्या, देश का आर्थिक विकास और देश का विशाल पर्यटन उद्योग। ठीक है बच्चों, तो इन सब बिंदुओं को आप वर्णन करेंगे और अपने उत्तर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 28, भारतीय जलमार्ग पर एक लेख लिखिए। बच्चों हम जानते हैं कि भारतीय जलमार्ग पर हम जब चर्चा करेंगे तो 2 प्रकार के मार्गों पर हम चर्चा करते हैं, एक तो आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है सागरीय या फिर महासागरीय जल परिवहन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप भारतीय जलमार्गों की 2 हेडिंग डालेंगे, आंतरिक जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। बच्चों आंतरिक जलमार्ग में भारत के जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनकी चर्चा करते हैं और उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 6 है। और महासागरीय जलमार्ग का अर्थ होता है कि भारत से अन्य देशों की तरफ जाने वाले जो जहाज हैं उनके जलमार्गों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप मानचित्र के अंतर्गत इन 6 मार्गों को बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बताएंगे 6 राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में, जैसे कि इलाहाबाद से सदिया जो कि गंगा नदी तंत्र का भाग है। इसके बाद में फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक। और बच्चों 3 जलमार्ग आते हैं केरल में और एक और जलमार्ग आता है असम में। ठीक है बच्चों, तो आप बताएंगे इस प्रकार से अपनी 6 जलमार्गों की सूची बनाएंगे। गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर तक। ठीक है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर। केरल में है चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी और पश्चिमी तट पर ही एक और नहर है कोवलम से कोटापुरम तक 168 किलोमीटर। और बच्चों केरल में एक और नहर है जिसका नाम है उद्योग मंडल नहर 22 किलोमीटर की। और बच्चों एक और मार्ग है असम में भागासी लखीपुर। ठीक है बच्चों, तो ये 6 राष्ट्रीय जलमार्गों की आपको चर्चा करनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आप बताएंगे महासागरीय जलमार्गों की कि भारत में 13 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से अन्य देशों को जाने वाले जो जलमार्ग हैं वो कितने महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों हमने पढ़ लिए लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।